हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में मैंने आपको आयकर अधिनियम से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया। अब हम उससे एक कदम आगे चलते हुए जिस करदाता को हमने डिस्कस किया उस करदाता की निवास स्थिति को आज अपने इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आयकर अधिनियम में करदाता की जो निवास स्थिति है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी करदाता का आयकर का निर्धारण उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है। तो आयकर अधिनियम में निवास स्थान के दृष्टिकोण से करदाता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, भारत में निवासी करदाता, रेसिडेंट इन इंडिया। दूसरा, भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। और तीसरा, अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। अब हम कैसे तय करेंगे कि हमारा करदाता गत वर्ष में निवासी था, असाधारण निवासी था या अनिवासी था? इसके लिए आयकर अधिनियम में कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। करदाता उन शर्तों पर कितनी शर्तों के अकॉर्डिंग वो निवास भारत में करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है। तो करदाता के निवास स्थान का निर्धारण उसके गत वर्ष से संबंधित होता है तथा करदाता का गत वर्ष में निवास स्थान का निर्धारण अलग अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ष यदि एक करदाता निवासी रहा है तो दूसरे वर्ष वो असाधारण निवासी या अनिवासी भी हो सकता है। निवास स्थान का निर्धारण करते समय करदाता आधारभूत शर्तों में से कौन सी शर्त पूरी करता है और अतिरिक्त शर्तों में से कौन सी शर्त पूरी करता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि आधारभूत शर्तें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि हमने गत अध्याय में व्यक्ति को डिस्कस किया था, है ना। हमने पर्सन को डिस्कस किया था और उस पर्सन में हमने बहुत सारी एंटाइटीज़ को शामिल किया, जैसे व्यष्टि, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो हम यहाँ अलग अलग पर्सन के लिए उसके निवास स्थान की शर्तों का अध्ययन करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले जिसकी निवास स्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्यष्टि करदाता। एक इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल से मतलब क्या हुआ, राम, श्याम, गीता, मीना, सीमा, एक व्यक्तिगत नाम है ना। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल पर्सन। तो एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति के निर्धारण के लिए जो आधारभूत शर्तें दी गई है वो क्या है? एक व्यष्टि के निवासी होने के लिए 2 आधारभूत शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? यदि यह व्यष्टि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो। और दूसरी क्या है? यदि यह व्यष्टि गत वर्ष के तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। ये 2 आधारभूत शर्तें जो हैं वो एक व्यष्टि करदाता की दशा में बताई गई हैं। अब यहाँ एक व्यक्ति इन 2 आधारभूत शर्तों में से क्या दोनों पूरी करता है, क्या एक पूरी करता है, और उसके आधार पर उसकी क्या निवास स्थिति होगी, इसके लिए हमें 2 अतिरिक्त शर्तों को भी डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, जो अतिरिक्त शर्तें हैं उसमें पहली शर्त क्या है? यदि वह व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो। और दूसरी क्या है? यदि वह गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। तो टोटल 3 शर्तें, जिसमें एक जो पहली शर्त है उसको 2 भागों में बांटा गया, जिन्हें हम आधारभूत शर्तें कहते हैं,
उसके बाद दूसरी और तीसरी को अतिरिक्त शर्तें हमने यहाँ कहा। तो एक व्यक्ति को भारत का निवासी होने के लिए आधारभूत और अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरी करना अनिवार्य है। ज़रूरी नहीं है वो दोनों आधारभूत शर्तों को पूरा करे, दोनों में से किसी एक को भी पूरा कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का निवासी करदाता कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में रहने के लिए अपनी निवास स्थिति को क्लियर करने में प्रथम शर्त तो पूरी कर देता है, यानी कि आधारभूत शर्त तो पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी और तीसरी शर्त में से कोई एक अथवा दोनों शर्त पूरी नहीं करता है, तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। अब अनिवासी, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अनिवासी कौन होगा? अनिवासी व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जो कि निवासी होने के लिए आवश्यक 3 शर्तों में से प्रथम शर्त की पूर्ति नहीं करता, यानी कि आधारभूत शर्तों में जो 2 कंडीशन बताई गई है, दोनों में से किसी एक की भी पूर्ति नहीं करता। अब भले ही वो अतिरिक्त शर्तों की दूसरी और तीसरी दोनों शर्त पूरी करे, चाहे एक शर्त पूरी करे, परंतु क्योंकि वो आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं कर रहा है, इसलिए वह अनिवासी करदाता कहलाएगा। तो आज सबसे पहले हमने एक करदाता की निवास स्थिति को अध्ययन करते समय, चर्चा करते समय हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी कब माना जाता है? जबकि वो आधारभूत शर्त की जो 2 कंडीशंस है, 2 परिस्थितियां हैं, उनमें उनको और अतिरिक्त शर्तों की दूसरी और तीसरी में से किनको किस तरह से पूरी करता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी यदि किसी को कहीं कोई डाउट है, मैं आपको अपना PDF भी साथ में भेज रही हूँ, यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है, आप मुझसे किसी भी समय इसे डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का संशय ना रखें। अब एक चीज़ मैं आपको और डिस्कस करूँगी। हम बार बार एक चीज़ पढ़ते आए हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का माना जाता है, तो भारतीय मूल से क्या तात्पर्य है? भारतीय मूल से क्या तात्पर्य है कि अविभाजित भारत, अविभाजित भारत का मतलब क्या हुआ कि जब भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ था, तो यदि कोई व्यक्ति स्वयं, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी में से कोई भी यदि अविभाजित भारत में पैदा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाता है। आई बात समझ में? इसी तरीके से एक करदाता किसी भी गत वर्ष में भारत में कितने दिन रहा है, यह सिद्ध करने का भार करदाता का ही होता है। पिछले वर्षों में करदाता ने निवासी होने की प्रथम शर्त पूरी की थी अथवा नहीं, इसके लिए उस वर्ष के नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। तो आगे जब हम इनकम टैक्स में और आगे बढ़ेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं स्टेप पर जब हम जाएंगे और हम कहेंगे कि करदाता की निवास स्थिति, मान लीजिए वो अनिवासी था या असाधारण निवासी था, तो उस समय हमें पता रहना चाहिए कि करदाता ने किस तरह से आधारभूत शर्तों को या अतिरिक्त शर्तों को पूरा किया है। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान की स्थिति। तो हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है, के निवास स्थान का निर्धारण गत वर्ष में इसके प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान तथा इसके कर्ता के निवास के आधार पर निर्धारित होता है। निम्नलिखित 3 शर्तों की पूर्ति करने पर कोई भी HUF या हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी होता है। यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिनसे कर योग्य आय प्राप्त होती है। यदि परिवार के कारोबार का प्रबंध एवं नियंत्रण कई स्थानों से हो, तो उसमें कम से कम एक स्थान भारत में स्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता
गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत का निवासी या असाधारण निवासी रहा हो। तीसरी और अंतिम, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। असाधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार निवासी हेतु उल्लेखित प्रथम शर्त की पूर्ति कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई एक अथवा किसी एक भी शर्त की पूर्ति नहीं करता है तो असाधारण HUF कहलाता है। अनिवासी हिंदू अविभाजित परिवार वो होता है जब कोई HUF या हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए निर्धारित प्रथम शर्त को पूरी नहीं करता है तो वह HUF अनिवासी कहलाता है। 3 शर्तें हैं, जबकि HUF के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का संपूर्ण भाग अथवा उसका कोई एक अंश भी भारत से निर्धारित होता हो, भारत में नियंत्रित होता हो। दूसरी, यदि वह कुल 10 कर निर्धारण वर्षों में से कम 2 वर्ष में भारत का निवासी या असाधारण निवासी रहा हो। और तीसरी और अंतिम शर्त क्या है कि HUF का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। इसके आधार पर हमने क्या तय किया कि यदि वो प्रथम शर्त की पूर्ति कर देता है तो वो निवासी या असाधारण निवासी कहलाता है, लेकिन यदि वो प्रथम की पूर्ति नहीं करता है तो फिर चाहे वो दूसरी या तीसरी दोनों में से किसी एक की या दोनों की भी करता है तो वो अनिवासी असाधारण परिवार ही कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय के लिए निवास स्थान का निर्धारण। यदि फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध अथवा नियंत्रण का कोई अंश भारत में किसी स्थान पर स्थित है तो ऐसे फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय भारत में निवासी होंगे। एक बार वापस सुन लीजिए। यदि फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध अथवा नियंत्रण का कोई अंश भारत में किसी स्थान पर स्थित है तो ऐसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय भारत में निवासी होंगे। यदि इनका संपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत से बाहर है तो ऐसे फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय भारत में अनिवासी होंगे। आपने देखा, हमने फर्म के निवासी और अनिवासी होने की परिस्थितियां देखी है, हमने असाधारण की परिस्थिति को नहीं देखा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति कभी भी असाधारण निवासी की नहीं होती है। यानी कि दो ही इसमें परिस्थितियां होती है, या तो फर्म और व्यक्तियों के समुदाय निवासी होंगे या तो अनिवासी होंगे, असाधारण निवासी नहीं होंगे। और यहाँ प्रबंध एवं नियंत्रण से क्या आशय है? प्रबंध एवं नियंत्रण से आशय वास्तविक प्रबंध एवं नियंत्रण से होता है। केवल प्रबंध एवं नियंत्रण का अधिकार होना पर्याप्त नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, किस विषय पर चर्चा की कि करदाता की निवास स्थिति गत वर्ष में क्या थी। जरूरी नहीं है कि एक गत वर्ष में यदि करदाता निवासी है तो वो हर बार निवासी ही होगा। उसने गत वर्ष में भारत में कितने दिन निवास किया है, यदि वो दिन उसकी आधारभूत शर्तों के अकॉर्डिंग, उसकी अतिरिक्त शर्तों के अकॉर्डिंग जो परिस्थितियां हैं उनको पूर्ण करते हैं तो वो निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी की श्रेणी में आता है। तो हम बहुत आसानी से इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि गत वर्ष में करदाता की निवास स्थिति कैसी रही होगी। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, व्यष्टि करदाता की दशा में आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। इसी तरीके से हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के लिए भी हम यही देखेंगे और फर्म और व्यक्तियों के समुदाय के लिए भी हम इन्हीं परिस्थितियों को याद रखने की कोशिश करेंगे। मैं समझती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी को किसी भी तरह का कोई संशय है, आप किसी भी समय मुझसे व्यक्तिगत रूप से कॉल करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी क्वेरी को डालकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं।
अगले लेक्चर में मैं आपको करदाता की निवास स्थिति में उसके कर भार का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको